नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 एंड 27 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इट इज रिलेटेड विद नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से इसे कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। देन हम्पी के बारे में, हम्पी सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक न्यू इनिशिएटिव दैट इज ईज 4.0। क्या है ये, आराम से समझेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर केन के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे सुजलम कैंपेन के बारे में। और उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है सिक्योरिटी थ्रेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान के बारे में। ओके, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, विच इज रिलेटेड विद नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन। अब देखिए क्या हुआ है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू मिशन को लॉन्च किया है, दैट इज नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन। ठीक है, ये जो मिशन है या फिर आप इसे एक इनिशिएटिव बोलिए, किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये इनिशिएटिव रिलेटेड है फंड रेज करने से। ओके, इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो फंड रेज करे। ठीक है, कितना फंड रेज करने का टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस इनिशिएटिव का यूज करके? तो वह है 6 लाख करोड़। काफी बड़ा अमाउंट सरकार ने तय किया है कि हम इस इनिशिएटिव के थ्रू इतना फंड जो है वो रेज करेंगे। ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर से लेकर? तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, ये 3 सालों तक इस इनिशिएटिव को चलाया जाएगा। इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या किया जाएगा? 6 लाख करोड़ रुपीस का फंड जो है वो रेज किया जाएगा या फिर एसेट को डेवलप किया जाएगा। आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या किया जाएगा समझते हैं एक एक कर। ठीक है, तो देखिए इस इनिशिएटिव के थ्रू सरकार क्या करेगी? सरकार के पास ऑलरेडी जो उनके एसेट डेवलप होकर रखे हुए हैं, उन एसेट का सरकार यूज करेगी, गवर्नमेंट उनका यूज करेगी और उनकी मदद से क्या करेगी? फंड रेज करेगी। कैसे? एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने क्या किया है, एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब हाईवे का कंस्ट्रक्शन तो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, तो ये जो हाईवे है गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी प्राइवेट अथॉरिटी को, किसी प्राइवेट कंपनी को क्या करेगी? लीज पर दे देगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली से लेके मुंबई तक एक हाईवे को बिल्डअप किया। ठीक है, और फिर सरकार ने क्या की, आने वाले 15 सालों के लिए हम क्या करते हैं, आने वाले 20 ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं, इस हाईवे को रिलायंस को लीज पर दे देते हैं। ठीक है, अब रिलायंस को जब आने वाले 20 सालों के लिए वो हाईवे गवर्नमेंट लीज पर देगी, तो उसका जो मेंटेनेंस का काम होगा, ठीक है, उसका जो टोल कलेक्शन का काम होगा, ठीक है, वो सारा कौन देखेगा? वो सारा रिलायंस कंपनी देखेगी। तो अब इसको गवर्नमेंट को इससे क्या बेनिफिट हुआ? गवर्नमेंट ने जब 20 ईयर्स के लिए लीज पर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम 1 लाख करोड़ में, ठीक है, 1 लाख हमारी जो लागत, हम क्या करेंगे, 1 लाख करोड़ में आपको क्या करेंगे, 15-20 सालों के लिए ये हाईवे लीज पर देंगे। ठीक है, तो सरकार को क्या मिल गया? 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी मिल गया। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी कम हो गई। ठीक है, जो रेड टेपिज्म था, जो इंटरनल प्रॉब्लम सरकार की हुआ करती थी, आपको पता है कि सरकारी काम कैसे होते हैं, काफी ज्यादा डिले होता रहते हैं, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो गई, सरकार को फंड भी मिल गया। अब इस फंड की मदद से सरकार ये बोलेगी कि जो फंड हमने रेज किया है नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन के थ्रू, इस फंड का हम यूज करेंगे कहीं और पर रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, ओके, तो गवर्नमेंट को भी फंड मिल जाएगा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, और प्राइवेट अथॉरिटीज का, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। हाँ, इससे एक प्रॉब्लम जरूर आएगी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, अब अपने अकॉर्डिंग जो टोल टैक्स का कलेक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो जो रेट्स हैं, जो प्राइजेस है, वो जरूर थोड़ी सी रेज हो सकती है। ओके, तो एक ये इशू जरूर नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन के थ्रू हमें फेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो अमाउंट है वो रेज हो जाएगा, पब्लिक के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी जो सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट उन सेक्टर का यूज करेगी या फिर उन असेट का यूज करेगी? तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनका यूज किया जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सोल्ड नहीं कर रही है, गवर्नमेंट लीज पर दे रही है, यानी कि कुछ सालों के लिए लीज पर दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो बनी रहेगी। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई मालाफाइड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकती है।
ओके, ये पावर सरकार के पास रहेगी। कौन कौन से सेक्टर में किया जाएगा, तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर है, माइनिंग है, एविएशन सेक्टर, पोर्ट है, नेचुरल गैसेज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन है, वेयर हाउस, स्टेडियम वगैरह, इन सबको लीज पर दिया जा सकता है। ओके, चलिए दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसे भी समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिक सा डिफरेंस है इन इन्वेस्टमेंट के बीच। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें आप जीरो से स्टार्ट करते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आपने क्या किया, किसी इंडस्ट्री को सेटअप किया, ओके, तो जीरो से आप उसको सेटअप करोगे। वहीं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इनको आप क्या करते हो, कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होते हैं उनको आप टेक ओवर कर लेते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद से ही समझ सकते हो कि कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ने उसको परचेज कर लिया और उसको लीज पर दे दिया। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर चल रहा है। ओके, तो वो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल हुआ। तो ये जो हमारा नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली अफगानिस्तान में आपको पता है कि क्या सिनेरियो है, तालिबान दोबारा से वहां पर पावर में आ चुका है। ओके, तो इंडिया की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहां से 3 स्वरूप ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब उन्हें वापस बुला लिया है। ठीक है, अब कितने बच गए, 3 और रिमेन्स वहां पर बच गए हैं। ठीक है, इससे पहले 13 हुआ करते थे वहां पर टोटल अफगानिस्तान में, लेकिन धीरे धीरे करके हमने सभी मिला लिए। अब 10 हम लोग वहां से वापस ला चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ 3 बचे हुए हैं। ठीक है, स्वरूप क्या होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का, देखिए स्वरूप जो है फिजिकल कॉपी है। ठीक है, एक कॉपी है गुरु ग्रंथ साहिब की, जिसे बीर भी बोला जाता है पंजाबी में। ठीक है, हर एक स्वरूप जो है, हर एक कॉपी जो है गुरु ग्रंथ साहिब की, उसमें कितने पेजेस हैं, तो 1430 पेजेस है। याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इन्हें अंग भी बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब है क्या, तो ये देखिए कि होली बुक है किसकी, जो सिखिज्म रिलीजन है उस रिलीजन की होली बुक है। ओके, टोटल ऐसा बिलीव किया जाता है कि सिखिज्म में 10 गुरुज रहे हैं, वो एक्चुअली में एक ही गुरु थे, बस उन्होंने क्या किया, बॉडी को चेंज किया अपनी। ठीक है, 10 गुरुज हुआ करते थे। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव, लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कंपाइलेशन का जो काम है, फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन का काम स्टार्ट किया गया था गुरु अर्जन देव के द्वारा, जो कि 5th गुरु हुआ करते थे सिखिज्म के। ओके, और उन्होंने क्या किया था, कंपाइल कर गुरु ग्रंथ साहिब को 1604 में गोल्डन टेम्पल अमृतसर में इंस्टॉल किया था। ठीक है, जब लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब उनके बाद कोई और ह्यूमन बीइंग के तौर पर कोई गुरु नहीं आएगा सिखिज्म का, अब ये जो उनकी बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, यही एक्चुअल में एक गुरु का काम करेगी और आने वाली पीढ़ी को क्या करेगी, मार्गदर्शन उनका करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद हम्पी। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने क्या किया है, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी को विजिट किया है, विच इज सिचुएटेड इन विजयनगर कर्नाटका। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप यही याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब विजय हम्पी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम्पी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया की। ओके, ये कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर माना जाता है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का कैपिटल सिटी हुआ करता था 14th एंड 16th सेंचुरी के बीच में, एंड विजयनगर एम्पायर वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम ऑफ इंडिया। ओके, काफी प्रॉस्परस किंगडम हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ये रथ टेम्पल का डायग्राम है। काफी ऐसे बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स जो हैं वहां पर बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स वहां पर बने हुए हैं। सेंटर था, कैपिटल सेंटर हुआ करता था। और उस जमाने में अगर हम बात करें टेम्पल्स की, तो कृष्ण टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, नरसिम्हा, गणेशा, हेमकुटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स जो है वहां पर बने हुए हैं। ठीक है, उस टाइम पर 15 सेंचुरी में जो हम्पी हुआ करता था, वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिटी हुआ करता था आफ्टर बीजिंग। ठीक है, मिडिवल टाइम पीरियड का सेकंड लार्जेस्ट सिटी था पूरे वर्ल्ड में। ठीक, तो आप खुद इससे समझ सकते हैं कि कितना डोमिनेंस रहा होगा विजयनगर किंगडम का और हम्पी सिटी का। ठीक है, क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर की डिफीट हो जाती है, कुछ जो छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी उस टाइम पर, वो क्या करती है, एक अलायंस फॉर्म करती है और विजयनगर किंगडम को हरा देती हैं। और उसी के साथ विजयनगर एम्पायर का भी फॉल हो जाता है 1565 में विद द बैटल ऑफ तालीकोटा।
ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। बैटल ऑफ तालिकोटा किससे रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर कहाँ पर सिचुएटेड था, हम्पी सिटी उसका कैपिटल हुआ करता था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वहाँ पर है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता रहेगी तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज ईज 4.0। अब ईज 4.0 है क्या, देखिए 4.0 का मतलब है इसका फोर्थ वर्जन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ईज 1, ईज 2, ईज 3, ये तीन इनिशिएटिव पहले भी आ चुके हैं, ये उसी का कंटिन्यूएशन है, फोर्थ इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, काफी बड़ा सा नाम है। ये रिलेटेड है विथ स्मार्ट बैंकिंग, आपको बस इतना याद रखना है। जो ईज 4.0 है ये रिलेटेड है किससे, पब्लिक सेक्टर जो आपके बैंक्स होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही है उससे रिलेटेड है। उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस किया जाए उसका भी डिसीजन, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स या फिर कुछ गाइडलाइंस जो है ईज 4.0 में बताई गई है। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह को प्रपोज किया गया है इस इनिशिएटिव में। सबसे पहला बोला गया है कि कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कस्टमर को ध्यान में आपको रखना, ये एजेंडा इसका फिक्स किया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, 24/7 बैंकिंग की सुविधाओं को उपलब्ध कराओगे। ठीक है, फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग फैसिलिटीज को और ज्यादा बूस्ट करना है। बैड बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, बैड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिन्होंने बैड डिसीजन लिए हैं इन गिविंग लोन्स। ठीक है, जिनका लोन्स जो है, जिनका हम बात करें एनपीए जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो उन्हें बैड बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, लिक्विफाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स को भी इसमें जगह दी जाएगी जिनका मकसद होगा रेजिंग फंड आउटसाइड दी बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से भी बाहर रहकर आपको फंड रेज करना है। इसके अलावा फिनटेक सेक्टर, ठीक है, फिनटेक टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जाएगा, कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी हेल्प टू बैंक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, उन एमएसएमईज को ज़्यादा बूस्ट दिया जाएगा जो कि एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड लोन वगैरह देने का काम ईजी किया जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद शुगर केन। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या किया जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, एक होता है फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस। ओके, फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस जो है उनके बारे में आपने शायद हो सकता है कम सुना हो। ठीक है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में उसको भी हम समझेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि ये आर्टिकल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि क्या कंटेस्ट है। रिसेंटली क्या किया गया है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस ऑफ शुगर केन इन्हें डिक्लेयर किया। देखिए, फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस जो होती है वो मिनिमम प्राइजेस होती हैं जिस अमाउंट पर जो आपकी शुगर मिल होती है वो शुगर केन को परचेस करता है। ठीक है, उन प्राइजेस को, कि कितनी प्राइस होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो शुगर केन को हम 20 रुपए में खरीदेंगे, कौन खरीदेगा, कौन परचेस करेगा 20 रुपए में, तो जो शुगर केन मिल ओनर्स होते हैं, शुगर मिल ओनर्स होते हैं, वो उन्हें परचेस करते हैं। डिसाइड कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन प्राइजेस को डिक्लेयर करता है, डिसाइड करता है, और उन्हें बोला जाता है फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस। सिर्फ और सिर्फ शुगर केन पर ही फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस को डिक्लेयर किया जाता है। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन शुगर केन के बारे में, किस तरह की क्रॉप है, तो देखिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल चाहिए 75 से लेके 100 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल। सॉइल टाइप डीप रिच लोमी सॉइल में डेवलप किया जाता है जो कि मॉइस्चर कंटेंट को काफी देर तक होल्ड कर सके। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। ओके, बाकी इन्फॉर्मेशन शुगर केन के बारे में आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस को। देखिए, दो एजेंसीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइजेस से। पहली होती है आपकी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, ये क्या करती है, ये रिकमेंडेशन देने का काम करती है कि कितनी प्राइजेस आपको बतानी चाहिए। ये रिकमेंड करेगा 20 kg 20 30 रुपीज पर केजी। ठीक है,
फिर इसके बाद अनाउंस कौन करता है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेता है, तो वो लेता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये बोलेगी कि नहीं 30 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको क्या कर लीजिए 25 कर लीजिए। फाइनली अनाउंस किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसको चेयर्ड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये जो फेयर एंड ड्यूरेबिलिटी प्राइजेज हैं ये दी जाती हैं आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ रंगाराजन कमेटी। ठीक है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसी के अकॉर्डिंग FRP को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिफरेंसेस बता दिए हैं MSP में और FRP में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, FRP क्या होता है, शुगर केन पर दिया जाता है, शुगर केन शुगर मिल्स के जो ओनर होते हैं वो पे करते हैं फार्मर को। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, गवर्नमेंट परचेज करती है, जिस रेट पर गवर्नमेंट आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को परचेज करती है उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। रिकमेंडेशन कौन देता है, तो रिकमेंडेशन देने का काम दोनों ही कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, तो FRP में शुगर केन आती है, यहाँ पर MSP में 14 क्रॉप्स आती हैं खरीफ सीजन की, 6 क्रॉप्स आती हैं रबी सीजन की। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए लीगल बैकिंग क्या है, तो FR जो हमारी FRP है उसको लीगल बैकिंग है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 एक्ट से, जो कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर आता है। MSP को कोई स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, कोई लॉ वगैरह इससे रिलेटेड नहीं बना गया है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद सुजलम कैंपेन। सुजलम कैंपेन, बस इतना याद रखना है हमें कि ये किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये रिलेटेड है डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, यानी कि जो खुले में शौच की व्यवस्था है उससे मुक्ति दिलाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बस ये 2 पॉइंट याद रखिए, बाकी और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ आप इससे पढ़ना चाहें रिलेटेड, तो यहाँ पर मैंने स्लाइड में आपको सब कुछ दे दिया है, PPT में आपको सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज रिलेटेड विद टेंशंस इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो क्या सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को अफगानिस्तान में तालिबान के वापस आने से। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया जो है रशिया जर्मनी जो गवर्नमेंट है उनके साथ क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली टॉक कर रहा है, ताकि कोई ना कोई एक पीसफुल तरीका निकाला जाए, एक सॉल्यूशन निकाला जाए कि आने वाले सिनेरियोस को हमें कैसे डील करना है, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान उसके साथ हमें कैसे डील करना है। ठीक है, चलिए तो तालिबान वापस क्यों आया, सबसे पहले अफगानिस्तान में आपको पता होना चाहिए एक डील साइन की गई थी USA ने तालिबान के साथ, जहां पर USA जो है वापस जा चुका है तालिबान को छोड़कर, और उसके तुरंत जाने के बाद ही विद इन फ्यू मंथ्स तालिबान ने दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इंडिया के क्या कंसर्न है तालिबान के वापस आने से अफगानिस्तान में। पहला कंसर्न, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके, तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तालिबान क्या करता है, जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें बैक कर सकता है, जैसे कि जश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, ये जो है ये इंडिया में क्या करती है, कंटिन्यूसली इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और ठीक है इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज करती हैं, तो उन्हें बैक किया जा सकता है तालिबान के द्वारा। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा जो कोर कंसर्न है कि रेडिकल ग्रुप्स हैं, इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक एजेंडाज को प्रमोट करते हैं, ये वुमेन्स के राइट को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होने देते हैं तालिबान, इस तरह की आइडियोलॉजी है, उसको इंडिया में भी जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो और ज़्यादा उससे बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा न्यू रीजनल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, चाइना पाकिस्तान तालिबान अब इनका नेक्सस बन जाएगा। ठीक है, अब हम 3 देशों से परेशान होंगे। अभी अफगानिस्तान के जो है काफ़ी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे इंडिया में, इंडिया बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वगैरह भी तालिबान में चला रहा था, अब वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो ठप पड़ गए हैं, चाबहार प्रोजेक्ट पोर्ट हो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ
ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, तापी पाइपलाइन हो, इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान में। इवन इंडिया ने वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको भी डेवलप किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर इंडिया के कंसर्न्स राइज होते हैं। सबसे बड़ा इशू तो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का है। अब चाइना के रिलेशन भी तालिबान से अच्छे हैं, पाकिस्तान तो एक तरीके से भाई भाई वाला रिश्ता है, ठीक है। आप भी टेररिस्ट, हम भी टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन है। अब इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इन तीनों के जो एक्सेस क्रिएट हुआ है, इन तीनों का जो नेटवर्क क्रिएट होता है हुआ है उससे। ओके, तो काफ़ी देखने लायक होगा कि इंडिया कैसे तालिबान के इस इशू से डील करता है। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।